Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Bilal Ahmad Shah from UPS Afan, and today we are going to study geography from class 8th. The chapter which we study today, chapter number 2nd, and our topic is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में, तो हमने वहाँ पे समझा कि रिसोर्सेज किसको कहते हैं। अब यहाँ चैप्टर नंबर 2 में अलग अलग रिसोर्स की बात होगी, जैसे लैंड रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इनकी क्या अहमियत है और कौन कौन से रिसोर्सेस है, किस तरह से हम इनको किस रिसोर्स को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लैंड रिसोर्स की बात करेंगे। लैंड इज़ एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे कि आप समझते हैं, लैंड ज़मीन जिसको हम कहते हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। तो इसी लैंड से ही तमाम रिसोर्सेज फिर बाद में बाकी रिसोर्सेज निकलते हैं। तो इट कवर ओनली about the 30% of the total area of Earth's surface, and all parts of this small percentage are habitable. तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो हमारी ज़मीन है सिर्फ 30% ही है, और बाकी का 70% जो हमारे इर्द गिर्द है वो पानी है। तो इस 30% में बहुत जितने भी पार्ट्स हैं हम वहाँ पे आबाद है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हैबिटेबल है। तो ये थी ज़मीन के बारे में बात। अब लैंड यूज़ तो इससे पहले लैंड यूज़ की बात करें, ज़मीन जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ़ शक्ल की है। कहीं पे हमें स्लोप मिलेगा, कहीं पे हमें टिक फास्ट मिलेगा, कहीं पे हमें प्लेन्स है, कहीं पे हमें क्या कहते हैं इसे प्लेन्स है, कहीं पे वैलीज़ है, तो कहीं पे लो लाइंग एरियाज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल में हमें ये ज़मीन मिलेगी। हमें कहीं पे घना जंगल मिलेगा, कहीं पे हमें ऐसी ज़मीन मिलेगी जहाँ पे काश्त होगा अच्छी तरह से, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लायक होगा, और कहीं पे ऐसी ज़मीन मिलेगी जो डिज़र्ट होगा, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। तो बहरहाल जनरली हम इसको लैंड कहते हैं। तो लैंड यूज़ की बात करें, land is used for different purposes such as the agriculture, forestry, mining, building house, road and setting up the industries. तो लैंड यूज़ की बात करें हम, लैंड यूज़ हम मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं। जैसे कहीं पर हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़मीन का इस्तेमाल। कहीं पर फॉरेस्ट्री, पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं। कहीं पर हम माइनिंग करते हैं, यानी मिनरल्स के लिए माइनिंग करते हैं, मिनरल निकालने के लिए खोदते हैं ज़मीन को। कहीं पर बिल्डिंग बनाते हैं, और कहीं पे हम हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तो ये ज़मीन का हम इस्तेमाल इस तरीके से हम लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम घरों में भी ये काम करते हैं, मकान बनाते हैं, और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी भी करते हैं, या हम देखते हैं रोड बनाने वाले रोड बनाते हैं, या और कुछ माइनिंग अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर माइनिंग का कंसेप्ट इस तरह जिससे हम ये कहते हैं कि ऐसे क्या कहते हैं इसे मिनरल्स जो निकलता है हमारे पास, जो धात होते हैं वो भी ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। तो इस तरीके को हम लैंड यूज़ेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसे the use of land are determined by the physical factors such as the topography, soil, climate, mineral and availability of water.
कुछ तरीके ऐसे होते हैं, कुछ लैंड यूज़ का तरीका ऐसा होता, दो तरीके होते हैं ऐसे, एक तो फिजिकल फैक्टर होता है और दूसरा ह्यूमन फैक्टर होता है। फिजिकल फैक्टर में हम ये कहते हैं, हम देखते हैं टोपोग्राफी एरिया, यानी एरिया सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, काली है, चिकनी है या कुछ है, अलग अलग इसकी तासीर होती है। तो क्लाइमेट है, वहाँ का मौसम, मिनरल्स, यहाँ अगर मिनरल्स है तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और वही भी देखते हैं कि यहाँ पे पानी है, अगर पानी है तो पानी जिस एग्रीकल्चर क्या कहते हैं इससे, जिस काश्त के लिए हमें पानी चाहिए हम वहाँ पे वो काश्त करेंगे। अगर वहाँ पे पानी काश्त के लिए पानी नहीं है तो फिर कुछ कोई दूसरा काश्त हम वहाँ पे करेंगे। तो इसको हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर का असर जो सीधा सीधा टेक्नोलॉजी पर है, जैसे कि हमारे जिस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस तरीके से हम उसको वहाँ पे क्या कहते हैं इसे, उसको इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होगा, पॉपुलेशन कम है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। तो या तो वहाँ पे तरीका ऐसा अपनाया जाता है या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो तरीके हैं, दो तरीके, ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। तो ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। तो इसी तरीके से हम चलते हैं लैंड, प्राइवेट लैंड की तरफ से। प्राइवेट लैंड इज़ ओनड बाय इंडिविजुअल्स, जो सिर्फ एक ही का होता है, जिसका एक ही ओनर होता है। और कॉमन लैंड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, जो सबों के पास होता है, जो जिसका जिस लैंड को सब मतलब इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसका हम कॉमन लैंड और प्राइवेट लैंड। उम्मीद है कि आप कॉमन लैंड और प्राइवेट लैंड के बारे में भी समझ गए होंगे। अब कन्वर्सेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, यानी हम ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे, कैसे बचाएंगे। ग्रोइंग द पॉपुलेशन एंड द इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल destructions, forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural resources. ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी लोगों का बढ़ना, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना। तो इससे क्या, किस चीज़ पर असर हो पड़ता है? लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शंस, फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड, एंड हिज क्रिएट ऑफ fear losing this natural resources। तो पॉपुलेशन का बढ़ना बराह रास्त तबाही है ज़मीन के लिए, उस ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन के लिए या अरेबल लैंड के लिए, काबिल काश्त जो ज़मीन होती है। ये तो नेचुरल रिसोर्स पर एक डायरेक्ट एक क्या कहते हैं इसे, अटैक है। तो इससे बहुत नुकसानात होते हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस मस्ट बी चेकड। तो इस तरीके से अगर हमें लैंड को रिसोर्स कन्वर्सेशन करना है, तो प्रेजेंट सिचुएशन को ज़्यादा से डिग्रेडेशन यानी ज़मीन की तबाही, ज़मीन का खिसकना, इसको हमें, इस रिसोर्स को हमें रोकना है, चेक करना है। एफॉरेस्टेशन को चेक करना है, यानी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं इसे, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन के बजाय एफॉरेस्टेशन करें, यानी पौधे लगाएं। और जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इसे चेक करें। या पेस्टिसाइड है हमारे पास है, फर्टिलाइड चेक करें हम, फर्टिलाइड एंड चेक्स ऑफ और सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंसर्व लैंड। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हम इस्तेमाल में न लाएं। और जो हम इस्तेमाल खाद वगैरह केमिकल्स करते हैं उसका भी हम चेक करें, ताकि जो ज़मीन है ये काबिल काश्त बन जाए। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शंस ना हो जाए, यानी ख़राबी ना हो जाए, हमारी जंगल तबाह ना हो जाए, अरेबल लैंड क्या कहते हैं इसे ख़राब ना हो जाए। तो इससे हम कम से कम इस्तेमाल में लाएं। और जहाँ पे इस्तेमाल लाए वहाँ पे ज़मीन को चेक करें कि बाकी ज़मीन पे चेक करें कि हमने ज़्यादा खाद मत इस्तेमाल किया है इसको, ये ज़मीन अब नए सिरे से काश्त के लिए है या नहीं। तो इस तरीके से हम ज़मीन को कंसर्व
لینڈ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم بات کریں گے سوئل ریسورس کے بارے میں، تو پھر واٹر ریسورسز، نیچرل ویجیٹیشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ آج کا جو سبق ہے یہ آپ ٹھیک طرح سے یاد کرو گے، اور یاد کرنے کے بعد کچھ خاص باتیں جو ہے وہ اپنی بک کو دیکھ کر یا اس نوٹ کو دیکھ کر نوٹ کرو گے اپنی بک پہ۔ باقی وسلام۔